Subscribe to our channel and stay updated. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अपने घरों पे होंगे क्योंकि इस पेंडेमिक कोरोना वायरस से अगर हमें अपने आप को सेफ रखना है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम सब अपने घरों पे रहें। और वैसे भी घर पे रहेगा इंडिया तभी बचेगा इंडिया, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी पढ़ाई को भी बचाना है क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप सभी को क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस में अपीयर होना है। और इसी रीजन से मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आया हूँ, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब कई बच्चे बोल रहे हैं सर हमारा रिलेशन तो बहुत बढ़िया चल रहा है, अब अपना बताइए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला रिलेशन नहीं है, ये मैथ्स का रिलेशन है। आइए हम लोग देखते हैं इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है और हमारा सिलेबस क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। और इसमें हम लोग किस टाइप का रिलेशन पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे डियर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और भी ढेर सारे रिलेशंस होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एंटी सिमेट्रिक, यूनिवर्सल, वॉइड, आइडेंटिटी, ये सभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वन वन, मैनी वन, इनटू एंड ऑन टू फंक्शंस। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जितने भी फंक्शंस है क्लास 11th में ही आईएससी वाले स्टूडेंट्स को कवर कर चुके हैं, लेकिन सीबीएसई वालों के लिए ये पूरा टॉपिक नया है तो हम इसको काफी डिटेल में कवर करेंगे। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिट फंक्शंस। अब आप बता सकते हैं कंपोजिट फंक्शंस क्या होता है? तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। सो मान लेते हैं एफ एक्स हमारे पास दिया गया है साइन एक्स। क्या दिया गया है? साइन एक्स। और जी एक्स मान लेते हैं डियर हमारे पास है एक्स स्क्वायर। क्या है? एक्स स्क्वायर। तो इसके कंपोजिशन से कोई फंक्शन बन सकता है? आंसर है यस। तो क्या बन सकता है? आइए देखते हैं। तो एक बन सकता है डियर साइन एक्स स्क्वायर। क्या बन सकता है? साइन एक्स स्क्वायर। दूसरा बोलिए। हाँ बिल्कुल सही, एक बन सकता है साइन स्क्वायर एक्स। तो नहीं बन सकते हैं। बोथ आर द कंपोजिशंस ऑफ दीज टू फंक्शंस। अब इसका कुछ नोटेशन होगा? आंसर है यस। इसका नोटेशन क्या होगा डियर? इसका होगा जी कंपोजिशन एफ। और इसका नोटेशन होता है डियर इस इक्वल टू एफ कंपोजिशन जी। बहुत बच्चों का बीपी हाई हो गया, ये क्या लिख दिए? सो माय डियर स्टूडेंट्स, परेशान मत होइए, जब हम लोग इस टॉपिक में आएंगे तब मैं आपको इसके नोटेशन के बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी मेरा पॉइंट ये है कि आपको कंपोजिशन समझ में आना चाहिए कि ये किसका कंपोजिशन है। एक आप मुझे बता दीजिए। चलिए अगर मैं लिख दूं साइन मॉड एक्स, तो आप मुझे बता सकते हैं किसका इसका कंपोजिशन है? बताइए। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, साइन एक्स और मॉड एक्स का। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक वो है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। क्या है? इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इसको देखते हैं। लेट मी क्लियर दिस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमको देखना है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। सो मान लेते हैं हमारे पास दो सेट दिए गए हैं, एक सेट ये है, एक सेट ये। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। सपोज यहाँ पे एक एलिमेंट है x। क्या है? x। और सेट बी में एक एलिमेंट है y। y जो है x की इमेज है। सपोज y इज द इमेज ऑफ x अंडर फंक्शन f। किस फंक्शन में? अंडर फंक्शन f। तो इसका जो इनवर्स होगा वो कहां से कहां डिफाइन होगा? तो बताइए f कहां से कहां डिफाइन है? a से b। तो f इनवर्स कहां से कहां डिफाइन होगा? बिल्कुल सही बोला आपने, एफ इनवर्स डिफाइन होगा फ्रॉम बी टू ए। अच्छा ये काम क्या करेगा? इसी का उल्टा, जैसा नाम वैसा काम। कि ये देखिए, ये फंक्शन एक्स को वाई पे लेकर आया तो ये क्या करेगा? ये वाई को उसकी प्री इमेज पे ले जाएगा। तो यही मतलब होता है इनवर्स का। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए लैंग्वेज में भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बस नोटेशन बताना चाहता हूँ। काम तो आपको समझ में आ गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, पहले इसको देखते हैं, y इज द इमेज ऑफ x अंडर फंक्शन f। बोल सकते हैं y इज द इमेज ऑफ x अंडर फंक्शन f। अच्छा x क्या है फिर? अगर इसके रिगार्डिंग देखिए तो x क्या है हमारे पास? x इज द इमेज ऑफ y। x इज द इमेज ऑफ y अंडर फंक्शन f इनवर्स। बहुत सिंपल है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाइनरी ऑपरेशंस। क्या है? बाइनरी ऑपरेशंस। अच्छा बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूं। सपोज वी डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम s क्रॉस s टू s। हमने कहां से कहां डिफाइन किया? s क्रॉस s टू s, वेयर s be a non-empty set, where s is a non-empty set, then f is called the binary operation on a set s। तो ये सिंपल सा एक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। और बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा ये इंटरनली बाइनरी ऑपरेशन होता है। क्या होता है ये? इंटरनली बाइनरी ऑपरेशन। तो जो हम लोग इस टॉपिक में चलेंगे इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी आप बस मोटा मोटा जान लीजिए कि f is if f is a function from s cross s to s
where S is a non-empty set, then F is called the binary operation on a set S. अब मैं आपको एक खास बात बता दूं कि ये मैंने जितने भी टॉपिक्स बोले हैं उसमें से एक टॉपिक सीबीएसई को नहीं पढ़ना, जितने भी सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं उनको वो टॉपिक नहीं पढ़ना, और वो यही टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। ये उनके सिलेबस में नहीं, और यही रीजन है कि जब उनका पेपर होता है तो इसका जो वेटेज है रिलेशंस एंड फंक्शंस का वो 4 से 6 नंबर का आता है, लेकिन जो आईएससी स्टूडेंट्स है उनके पेपर में इसका जो वेटेज रहता है वो हमेशा 6 मार्क्स का रहता है। मैं लिख भी देता हूँ, सीबीएसई वालों के लिए इसका जो वेटेज है वो आप कह सकते हैं 4 to 6 मार्क्स, और जो आईएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 6 नंबर का पूरा आता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन इसका दे दिया। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक में आने चल रहे हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक स्पेशलिटी बताना चाहूंगा कि मैं एक बहुत ही बेहतरीन घटिया शायर हूँ। बिल्कुल सही सुना आपने, एक बहुत ही बेहतरीन घटिया शायर। तो मैं सोच रहा था कि आपसे अपनी एक शायरी शेयर करता हूँ। चलो, सो अर्ज किया है, अरे साथ तो बोलिए, बहुत बढ़िया। अर्ज किया है कि रिलेशन स्टार्ट करने में हमें हो गई है थोड़ी सी लेट। फिर से, माना रिलेशन स्टार्ट करने में हो गई है थोड़ी सी लेट, मगर अब इसके हर टॉपिक से आपकी डिटेल में होगी भेंट। मैंने आपसे पहले ही बोला था मैं थोड़ा सा घटिया टाइप का शायर हूं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। एंड माय नेम इज नयन जैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजेस मैथ्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं जब भी ये चैप्टर बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चे बड़ा घबराए रहते हैं, क्योंकि 11th पढ़े ही रहते हैं। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हम लोग पूरा 11th का रिकॉल करके तब अपने मेन टॉपिक में आएंगे। इवन मुझे 2-3 लेक्चर लग जाएगा रिलेशन तक पहुंचने में। चलिए देखते हैं थोड़ा हम लोग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपकी दुखती रथ पे हाथ रखने जा रहा हूँ। आपने रिलेशन पढ़ रखा है 11th क्लास में, तो आप मुझे बताएंगे रिलेशन क्या होता है? कह रहे सर अभी तो आप बोल रहे थे रिकॉल कराएंगे और पूछ रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रो के लिए जरा मुझे बताएंगे क्या होगा? तो कई बच्चे बता रहे हैं रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक चीज और, मैं बार बार ए क्रॉस बी बोलूंगा, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ए क्रॉस बी नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विद सेट बी। फिलहाल अभी मैं क्रॉस बोल रहा हूं, तो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दैट मीन्स अगर हमें रिलेशन पढ़ना है, क्या पढ़ना है डियर? रिलेशन पढ़ना है, तो हमें पहले सबसेट भी जानना होगा और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी जानना होगा। अब जरा बताइए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो कुछ बच्चे बता रहे हैं इट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। सो बिल्कुल सही डेफिनेशन है, लेकिन फिर फंस गया मामला। अब अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना है तो मुझे किसको जानना पड़ेगा? ऑर्डर्ड पेयर। देखिए इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, इसको डियर हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इस सिंबल से तो आप वाकिफ हैं, दिस इज कॉल्ड सबसेट। क्या बोलते हैं डियर? सबसेट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको रिलेशन से अपने अच्छे रिलेशन बनाने हैं तो आपको इसको भी जानना होगा, इसको भी जानना होगा, इसको भी जानना होगा। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, अगर आपको चाय पीना है, बढ़िया सी चाय का मजा लेना है, तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? उसके इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? अगर मोटे मोटे में बात करूं, अब इलायची प्लायची छोड़ दीजिए, अगर मैं सिंपल इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो आपके पास क्या होने चाहिए? बेसिक इंग्रेडिएंट्स। वो हमारे पास क्या होने चाहिए? चीनी, दूध और चाय पत्ती। तभी तो आप चाय बना पाएंगे। हाँ, उसके बाद फिर हम उसको बॉयल भी करेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन हमारे पास पहले क्या होने चाहिए? बेसिक इंग्रेडिएंट्स। ये जब आपके पास होंगे तब आप उसको क्या करोगे? बॉयल करोगे, और तब आप चाय का मजा ले पाओगे। लेकिन एक बात बताइए, अगर वो हो ही ना तो वहां तक पहुंच पाएंगे? कभी कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको रिलेशन का मजा लेना है, अरे वो रिलेशन नहीं कहते हो, मैथ रिलेशन, अगर इस रिलेशन का आपको मजा लेना है, दैट मीन्स आपको समझ में आ जाए ये चीज, तो उसके लिए आपको क्या क्या जानना पड़ेगा? उसके लिए आपको सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तब हम लोग इसको क्या करेंगे? तब हम लोग इसको क्या कर रहे थे? चाय में हम लोग क्या कर रहे थे? उसको बॉयल। तो उसी तरीके से हम इसको बॉयल क्यों करते हैं? मिक्स करने के लिए, और उसके बाद हम सब इसको मिक्स करके इसको पढ़ पाएंगे। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि ये आपकी क्या है? चाय, और ये सब क्या आपके? ये आपका चीनी, ये आपका क्या? दूध,
और ये आपकी क्या है, चाय पत्ती। तो ये तीनों चीज जब हमें आ जाएगी तब हम रिलेशन पढ़ पाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा। आइए देखते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है? अच्छा, नाम में देखिए एक बात जान लीजिए, मैथ्स की एक स्पेशलिटी है कि उसके नाम में ही उसका इंट्रोडक्शन छुपा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर तो हमें पता है, दो लोग, दैट इज पेयर, जोड़ा। तो पेयर की मीनिंग तो हमें समझ में आती है, लेकिन ये ऑर्डर्ड क्या एसेंस है? तो इसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अगर मैं आपसे बोलूं राइट ए बी ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ए बी। कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, तो बिल्कुल सही, मैंने बोला आप ए बी राइट कीजिए और ये पेयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इनमें से राइट ए बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, किस पर रखिए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ये तो सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। दैट मीन्स जब ऑर्डर्ड वर्ड आ जाता है, क्या आ जाता है डियर? ऑर्डर्ड वर्ड, तो वहां पे आपको ऑर्डर देखना पड़ेगा। अगर ऑर्डर चेंज हुआ तो इसका मतलब वो दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। जब मैंने सिंपल ए बी बोला था तो वो पेयर में था, तो पेयर में आप चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, लेकिन ऑर्डर्ड बोल देंगे तो इसका मतलब उसका ऑर्डर काउंट होगा, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में। कई बार बोलते हैं ना लेडीज फर्स्ट, तो वही वाला हाल है। तो यहाँ पे क्या है, अगर ऑर्डर आ जाएगा तो आपको उसकी पोजीशन ध्यान देनी पड़ेगी। इनकी पोजीशन चेंज हुई, दैट मीन्स इनका ऑर्डर चेंज हो गया और वो डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। सो इसकी ये डेफिनेशन भी है। क्या है डेफिनेशन? बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं, इट इज अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स, इट इज अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। किस ऑर्डर में डियर? फिक्स्ड ऑर्डर, ऑर्डर फिक्स होना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका कुछ नोटेशन भी होगा। हाँ बिल्कुल है, इसका नोटेशन हम लोग देखते हैं। सो इसका नोटेशन है ऑर्डर्ड पेयर ए बी, तो हम लोग इसके लिए लिखते हैं ये, एक स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर दोनों एलिमेंट्स को रख देंगे। अच्छा, अब इसमें मैं कुछ एक नोट लेना चाहता हूँ, छोटी मगर मोटी बात है। तो इसको मैं एक चीज और रिलेट करना चाहूंगा। आप सभी ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे किसी पॉइंट को प्लॉट करना है, अच्छा उससे पहले पॉइंट को प्लॉट करने की मीनिंग क्या होती है? दैट मीन्स उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करना। एक्चुअली में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो पॉइंट की पोजीशन को बताते हैं कि वो कहां पे लोकेट करते हैं, और उसमें हम लोग दो कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, आपको पता है। जैसे मैं एक लिख के दिखाता हूं आपको। सपोज हमने लिया 1 2, तो x का 1 y का 2, दिस पॉइंट इज 1 2। तो ये दो कोऑर्डिनेट रखते हैं, कितने रखते हैं? दो कोऑर्डिनेट्स। तो x कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही बोला आपने, एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैंने 2 1 लिखा तो 2 1 यहां आ जाएगा। अब आपने एक चीज नोटिस की कि जब 1 2 लिखा तो उसकी पोजीशन ये है, और जब 2 1 लिखा तो उसकी पोजीशन चेंज होगी। दैट मीन्स दोनों क्या है? डिफरेंट है। और यहाँ पे भी देखिए बात फॉलो हो रही है ऑर्डर्ड वाली, कि अगर आपने ऑर्डर चेंज किया तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। तो ये चीज हमें समझ में आती है कि 1 2 2 1 के बराबर नहीं। तो इन द सेम मैनर यहाँ पे भी यही चीज हम लोग लिखेंगे। पहली चीज ये मैंने बस आपको एक रिलेट कराने के लिए एग्जांपल दिया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो ए बी होगा वो बी ए के बराबर नहीं होगा। ऑर्डर पेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर पेयर बी। अच्छा दूसरा, लेकिन कोई बोले कि हमारे पास दो ऑर्डर पेयर है ए बी और सी डी और वो दोनों बराबर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब ए बराबर सी हो एंड बी बराबर डी हो। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट दोनों के आपस बराबर होंगे, तभी आप बोल सकते हो कि ए बी बराबर सी डी होगा। सो प्लीज इसको लिख लीजिए आप लोग। हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में चल रहे हैं, दैट इज
गेस कीजिए, बिल्कुल सही, हमने चीनी का इंतजाम कर लिया। अब किस पे? दूध। दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी हम लोग 2 सेट्स के लिए ले रहे हैं, लेकिन अभी हम इसको एक्सटेंड कर देंगे n सेट्स के लिए। अच्छा, उससे पहले ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसको इन्वेंट किसने किया था? तो इसको इन्वेंट किया था रेने डिस्कार्टिस। ये बहुत डिस्कार्टिस, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक आप कह सकते हैं मैथमेटिशियन थे। बेसिकली ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और साथ ही साथ फिलोसफर भी थे, और एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पर्सन थे। कभी अगर आपको टाइम मिले तो इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। एंड ही वॉज वेरी फेमस फॉर कोरिलेटिंग एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री। इन्होंने एल्जेब्रा और ज्योमेट्री को आपस में काफी बढ़िया कोरिलेट किया था और इनका वर्क बहुत फेमस हुआ था। फिलहाल इन्होंने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया था। चलिए अब हम इसको पहले डिफाइन करते हैं। सो लिखिए, फिर मैं आपको अच्छे समझाता हूं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी, क्या बोला मैंने? लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी, एम्प्टी नहीं होने चाहिए, sets, then the set of all ordered pairs, all ordered pairs AB, all ordered pairs AB such that अब आगे से such that मैं ST लिखूंगा, ठीक है। such that को मैं ST लिखूंगा। such that A belongs to A and B belongs to B, A belongs to A and B belongs to B is called the, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, देखिए यही मैं आपको बताया था, लैंग्वेज आप लोग करेक्ट बोल रही है। इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट, इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विद सेट बी। चलिए आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। मेरी राइटिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी, इसलिए बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं आपके लिए डिक्टेट भी कर दे रहा हूँ सो दैट आपको सब समझ में आ जाए। मैं एक बार फिर पढ़ दे रहा हूँ। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी such that A belongs to A and B belongs to B is called the Cartesian product of set A with set B. Cartesian product of set A with set B, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज यहाँ क्रॉस नहीं बोला जाता, वो तो मैं टाइम बचाने के लिए ऐसे क्रॉस बोल देता हूँ। सो दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन। अब इसकी मीनिंग समझते हैं। ये तो आपने लिख दिया, मतलब क्या? आइए देखते हैं। आइए इसका मतलब देखते हैं। दस हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, जो मैंने उसको लैंग्वेज में लिखा, अब उसको हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रहे हैं। दैट इज ए क्रॉस बी is the set of all ordered pairs AB such that A belongs to A and B belongs to B। तो आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर A क्रॉस B है तो जरा मुझे ये बताइए कि B क्रॉस A क्या होगा? बिल्कुल सही बोला आपने, ये हो जाएगा ऑर्डर पेयर B। सच दैट हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है वो पहले सेट से आएगा। दैट मींस B बिलोंग्स टू B एंड जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है वो सेकंड सेट से आएगा एंड A बिलोंग्स टू A। तो हमारे पास A क्रॉस B भी आ गया और B क्रॉस A भी आ गया। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा सो दैट आपको ये चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि ये तो हमने क्लियर डेफिनेशन लिखी। अब A क्रॉस B और B क्रॉस से निकालते कैसे, आइए देखते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें दे दिया इफ A equals to x y z and set B equals to 1, 2, then find
फाइंड फर्स्ट, हमें ए क्रॉस बी भी चाहिए और सेकेंड बी क्रॉस ए। तो चलिए पहला वाला करते हैं। तो मैं उसको निकालने का तरीका आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिख लीजिए वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल लिख लीजिए, जो भी सेकंड वाला है उसको हॉरिजॉन्टल लिख लीजिएगा। चलिए लिखते हैं। तो पहले मैं लिखता हूँ सेट ए के एलिमेंट्स, ठीक है। हमने कैसे लिखे हैं? वर्टिकल, हमने लिखे हैं वर्टिकल। क्या क्या है? एक्स वाई जेड। और बी के एलिमेंट्स हम लोग कैसे लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल। ये हमने लिख लिया डियर हॉरिजॉन्टल 1 2। सब बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, बड़े ध्यान से देखिएगा। हमें क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। अब सुनिएगा मेरी बात, जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहले सेट के मेंबर्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, ये थोड़े बिगड़ैल टाइप के हैं। दैट मीन्स इनका थोड़ा सा अलग ही कहानी चलती है। और इनका स्लोगन क्या है? आप इनका स्लोगन सुनिए, शिल्पा हो या पारो सब पे लाइन मारो। ठीक है, मैंने बताया थोड़े बिगड़े टाइप के। तो ये क्या करेंगे? देखिएगा ध्यान से, ये अपना पेयर किसी को नहीं छोड़ेंगे, इसके साथ भी बनाएंगे और इसके साथ भी, ये भी इसके साथ बनाएगा, इसके साथ भी, ये भी पता है ना, शिल्पा हो या पारो सब पे लाइन मारो। तो ये जो पहले सेट वाले एलिमेंट्स होंगे थोड़ा बदमाश टाइप के, थोड़ा चंचल है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये क्या बनेगा? पहला x1, दूसरा क्या बनेगा डियर? x,2, किसी को नहीं छोड़ेंगे लोग। अब y पे आइए, तो ये क्या हो जाएगा? y1 और ये बन जाएगा y2। जितने भी ऑर्डर पे पॉसिबल है सब बना दीजिए। अब यहाँ पे क्या आएगा? z1 और यहाँ पे डियर आ जाएगा z2। अब आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, अब आपको ए क्रॉस भी लिख देना। तो ए क्रॉस भी हम लोग कैसे लिखेंगे? इसी को सेट में बंद कर दीजिए। चलिए लिख लेते हैं। सो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा x,1, फिर आपके पास आ जाएगा x,2 और फिर आपके पास आ जाएगा y,1, फिर आपके पास आ जाएगा y,2, फिर आपके पास आ जाएगा z,1, फिर आपके पास आ जाएगा z,2। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास हो गया ए क्रॉस बी। आइए बी क्रॉस ए को देखते हैं। बी क्रॉस ए में क्या आ जाएगा डियर? बस आपको क्या करना है? इसी को उल्टा करके लिख देना है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था जब ए क्रॉस बी लिखते हैं तो इस पे जो ऑर्डर पे के जो पहले एलिमेंट होते हैं वो पहले सेट से आते हैं। तो ए क्रॉस बी हमारा लिखा हुआ है, तो जब बी क्रॉस ए करना होगा तो बस क्या करेंगे? इसको फ्लिप कर देंगे। तो चलिए फ्लिप कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या आएगा? 1x, फिर 2x, फिर 1y, फिर 2y, फिर 1z एंड एट द लास्ट 2z। इसको आप लोग देख लीजिए, बड़ा इजी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ने चलना है और अब मैं इसकी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स उसको नोट पे लिखता हूँ। चलिए देखते हैं इस एग्जांपल। चलिए अब जरूरत पड़ेगी तो आपके पास है, हम लोग यूज कर लेंगे बाद में। चलिए कुछ नोट्स हम लिखते हैं। तो नोट में हम लोग पहला नंबर डालते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपसे मैं पूछता हूँ कि क्या होगा। फिल इन द ब्लैंक टाइप का है। इफ a इक्वल्स टू 5, 5 समझते हैं ना, एम्प्टी सेट, कुछ नहीं। इफ a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 5, इफ a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 5। अच्छा इसमें क्या क्या है? इसमें 3 केसेस छुपे हैं। 3 केसेस क्या क्या? ये देखिए 3 केसेस। ये हो सकता है कि a 5 हो और b 5 ना हो, या फिर ये हो सकता है कि a 5 ना हो पर b 5 हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों ही क्या हो? ठन ठन गोपाल, मतलब दोनों ही आपके 5। तो ये तीनों केसेस के अंडर में आ सकते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि if a equals to 5 और b equals to 5, देन a क्रॉस b क्या होगा? बता सकते हैं आप? हाँ क्या होगा? 5 नॉन 5 क्या? हाँ, तो थोड़ा सा ऑब्वियस रिजल्ट नहीं लगता। वैसे आंसर मैं आपको बता दूं, आंसर होगा a क्रॉस b इज आल्सो एन एम्प्टी सेट, मतलब a क्रॉस b भी आपका क्या हो जाएगा? 5। लेकिन ये बिल्कुल ऑब्वियस एकदम से नहीं लगता। सो मैं आपको इसको समझाता हूँ क्यों। अभी मैं आपके लिए एक एग्जांपल भी लेता हूँ, लेकिन इससे पहले देखिए आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए और बड़े आसानी से आप बता सकते हैं। मान लीजिए आपका एक फ्रेंड, और वो फ्रेंड आया आपके घर पे और अपनी शादी का कार्ड लाया और बोला कि ऐसा है भाई, कल आ जाना, कल मेरी शादी है। तो आपने पूछा भैया ये तो बताओ दुल्हन कहाँ है और कौन है? तो उसने कहा भैया दुल्हन तो अभी मिली ही नहीं। लीजिए, दुल्हन का आधा पता ही नहीं है और ये कल शादी करने चले हैं वहां से, तो क्या शादी होगी? आंसर है नो। वो आपको पोपट बना रहा है। भाई एक दिन में लड़की और शादी यदि सब मिलकर सब कुछ हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स अब देखिए लड़का तो करने को तैयार हो, तो कार्ड तक लेकर आ गया, लेकिन लड़की का ये आता पता नहीं है। तो कुछ चीजें डियर होती हैं जिनकी हैपनिंग तभी होगी जब वो पेयर में हो। किसमें हो डियर? पेयर में। फॉर एग्जाम्पल हमारी एग्जिस्टेंस,
हमारी एग्जिस्टेंस हमारे मदर फादर की वजह से है, क्योंकि मदर फादर दोनों हैं तभी हम लोग हैं। तो कहने का मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है नेचर में, जब तक वो एक साथ हैं पेयर में तभी उनका एग्जिस्टेंस होगा, अदरवाइज हैपनिंग उनकी नहीं होगी। कुछ मिलता जुलता हाल यहाँ पे भी है। देखिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ सो दैट आपको ये चीज क्लियर हो जाए और कभी आप फंसे नहीं। तो मान लीजिए अगर मैंने ए को ले लिया, पहले अलग केस लेते हैं, ए इक्वल्स टू 5, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, टन गोपाल। अच्छा बी हम लोग मान लेते हैं, क्या है बी हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी आप ले लीजिए रेंडम, फॉर एग्जाम्पल ने 1 2 ले लिया, क्या ले लिया मेरे स्टूडेंट्स 1 2। अब सुनिएगा, मैं अगर आपसे पूछूं कि ए क्रॉस बी बताओ, ए क्रॉस बी बताओ, तो आप कहोगे सर ऐसा है, यहाँ पे तो ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, तो चलिए बनाइए, मैं कहता हूँ बनाओ। यहाँ तो एलिमेंट है, ये तो और पेयर में आने के लिए तैयार है, लेकिन पेयर के लिए 2 लोग चाहिए ना, यहाँ कुछ है ही नहीं, किसके साथ ऑर्डर बनाओगे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना भाई। अगर यहाँ पे कुछ होता, सपोज ए होता, तो मैं A1 लिख देता, A2 लिख देता, लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं ना, तो इसका मतलब इसकी एग्जिस्टेंस हो पाएगी नहीं, क्योंकि इसके लिए इसकी कंडीशन ही क्या है, इसकी डेफिनेशन में ही लिखा है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब पेयर्स होना जरूरी है, और यहाँ तो पेयर बना ही नहीं, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी क्या होगा 5, मतलब लड़का तो तैयार है शादी करने के लिए, लेकिन लड़की ही नहीं है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, लड़की तैयार लड़का नहीं, या हो सकता है दोनों ही ना हो, तो हर केस में क्या होगा ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 5। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और इसी तरीके से आप एक चीज और लिख सकते हैं, मैं इसको लिख देता हूं नोट में, नोट नंबर 2, इफ आइदर ए और बी इज एन infinite set, is an infinite set. If either A or B is an infinite set, then A cross B is also an infinite set. Infinite set. तो अगर A और B में कोई भी एक या दोनों अगर इनफाइनाइट हैं, तो E क्रॉस B भी क्या होगा इनफाइनाइट सेट, बड़ा इजी है। अच्छा अब एक एग्जांपल मैं और लेना चाहता हूँ, सपोज मेरे पास एक सेट है जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 1 2, और दूसरा हम लेते हैं सपोज उसमें मेरे पास है ए बी सी। अब जल्दी से मुझे आप ए क्रॉस बी बताइए। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, क्या क्या बन सकता है 1A 1B 1C 2A 2B 2C, तो आप लिख लीजिएगा 1A 1B, मैं डॉट डॉट करके लिख दे रहा हूँ, 1A 1B 2A 2B, सॉरी 1A 1B 1C 2A 2B 2C, तो लास्ट वाला क्या आएगा डियर 2C, आप लिख लोगे। एक्चुअली मैं इसके लिए कंसर्न नहीं हूं, मैं कंसर्न हूं इसकी कार्डिनलिटी देखने के लिए। कार्डिनलिटी क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट, इसी को उसका ऑर्डर भी बोलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर आप बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं भाई, इसका ऑर्डर क्या है, जितने एलिमेंट्स हो, कितने एलिमेंट्स है डियर 2, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। अच्छा इसका ऑर्डर क्या 2 नहीं 6 है ना, थोड़ी मेहनत आप लोग भी करो, घर पे जाके लिखो। सो ऑर्डर ऑफ ए 2 हो गया, ऑर्डर ऑफ बी 3 हो गया, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास कितना है 6। अब ध्यान सुनिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि ऑर्डर ऑफ ए को जरा मल्टीप्लाई करो ऑर्डर ऑफ बी से, कराइए, तो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 3 कितना आया 6, जो कि इसके बराबर, और ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करेगी, आप कोई भी एग्जांपल देख के इसको चेक कर सकते हो। तो हम इसमें नोट नंबर 3 को यही लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। सो माय डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग बंद कर देते हैं, और ये आपका नोट नंबर 3 हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ए क्रॉस बी पढ़ा हुआ है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि अगर मुझे ए क्रॉस बी क्रॉस सी बताइए, तब आप क्या बोलेंगे, तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी बोलेगा तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, इट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स ए बी सी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू सी। बट कोई अगर आपसे पूछे अब ए बी सी डी भी ले लीजिए, तब आप क्या बोलोगे, यहाँ तो चलिए ऑर्डर ट्रिपलेट्स था, वहां क्या बोलेंगे ऑर्डर क्वाड ट्रिपल्स, या 5 हो जाए तो पेंटाट्रिपल्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया, इसका एक कॉमन नॉमेनक्लेचर कर दिया, क्योंकि बेसिकली हमें तो मैथ्स से मतलब है ना, हम लोग लैंग्वेज में ज्यादा फंसते नहीं है, तो हमने इसका एक कॉमन नॉमेनक्लेचर कर दिया। वो ये कर दिया n टपल्स। सपोज मेरे पास अगर n सेट्स हैं, मतलब n सेट्स का अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है,
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल एन टपल्स। जैसे इसको मैं और क्या बोल सकता था, ऑर्डर ट्रिपलेट्स के साथ साथ मैं इसको बोल सकता था 3 टपल्स। सो इसी को हम लोग अपना नोट्स नंबर 4 बोल देते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे n सेट्स ले लूं, सपोज A1 A2 ऐसे करते करते हमारे पास n सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट मुझे लेना है। तो इसको क्या मैं बोलूंगा, इट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड। अब सुनिएगा, ऑर्डर्ड जैसे ही लिखोगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि अभी तक आप क्या बोल रहे थे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, उसमें क्या था आपको ऑर्डर्ड पेयर्स। अब यहां अगर आपने ऑर्डर लिखा तो एन के लिए क्या लिखोगे, तो इसी से बचने के लिए हमने क्या किया डियर, हमने किया कि अब हम इसको नहीं लिखेंगे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल एन टपल्स। क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल एन टपल्स। एन टपल्स बोले तो A1 A2 डॉट 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 A, वेयर हमें पता है जो इसका पहला कोऑर्डिनेट होगा वो पहले सेट से आएगा, दैट इज A1 बिलोंग्स टू A1, A2 बिलोंग्स टू A2, एंड इस तरह करते करते जो लास्ट वाला होगा AN बिलोंग्स टू AN। सो इसको आप देख लीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए। दैट मीन्स जो हमने दूध और चीनी की बात की थी वहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी चाय पत्ती बची है, दैट मीन्स सबसेट। तो उसको हम लोग नेक्स्ट टर्न में कवर करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हाँ, मैं आपसे एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा कि मुझे पता है थोड़ा आप लोग को नॉइजेस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही होंगी, लेकिन मैं भी फंसा हूँ डियर। मेरे पास एक ही रूम इस समय अवेलेबल है अपने घर पे जहाँ मैं वीडियो बना सकता हूँ, और वो जो घर है, वो जो रूम है, वो ज्वाइंट होता है रोड से, तो इसलिए आपको हो सकता है कुछ नॉइज की प्रॉब्लम्स हो। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो मैं अपनी कोचिंग में जब अपने ये वीडियोस बनाऊंगा तो वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो माय डियर स्टूडेंट, तब तक आप लोग घर पे रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। If you like this video, you can share it with your friends, classmates, and others. Please like and subscribe to my channel.